नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए दोस्तों और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय जो सेशन है हमारा वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और एग्जाम के लिए आप लोग बढ़ रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मेहनत के साथ साथ में अपनी स्ट्रेटजी पे भी काम कर रहे होंगे, क्योंकि सबसे मैटर ये करता है कि वर्क करने के साथ साथ जो है हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से कितना क्वेश्चन बनता है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन एक अच्छे कंप्यूटर को जरूर होनी चाहिए, और नहीं तो फिर आपकी जो मेहनत होती है वो गलत गाइडेंस पे होती है। फिर बाद में लगता है कि सर हमारी किस्मत खराब है, क्योंकि कारण क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो जो एग्जाम में नहीं आता तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये आप सबको ध्यान से समझना होगा चीज़ों को। तो चलिए तैयार हो जाइए दोस्तों और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और एक एक करके हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो जितने बच्चे हैं सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। तो बढ़ते हैं सीधे आज के क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, और वो इन्फॉर्मेशन आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो बैच है आपका, आधुनिक इतिहास का इंडिविजुअल बैच, और साथ में वीडियो री एग्जाम महाबचत ऑफर के साथ में कंप्लीट बैच, मॉक टेस्ट और बेस्ट बुक के साथ में जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने कैसा है। यहाँ पर तो ये मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वो ये इस प्रश्न को वही बच्चे कर पाएंगे जिन बच्चों को इस प्रश्न के बारे में, जिनको जो है वर्ग से रिलेटेड पता है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि एक यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 64 पाई है। तो पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये बात आप सबको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 64 पाई दिया है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर कितना आएगा, 8। आर बराबर कितना आएगा, 8। तो आर की वैल्यू हमने 8 निकाल लिया। अब प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रश्न आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो पूछ रहा है तो उसी को आपको निकालना है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब बताओ भैया वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। अब इतना तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, तो थोड़ा सा आपके पास समय है, इसको ध्यान से देखें और बताएं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा अगर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 8। तो यहाँ पर 2 गुणे कितना हो जाएगा, 8। 2 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग का जो आपका एरिया होता है, वर्ग का जो एरिया होता है कितना होता है, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। तो यहाँ पर आंसर आएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, 256 वर्ग सेंटीमीटर। और जिन बच्चों ने 256 वर्ग सेंटीमीटर आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। एक के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या पूछ रहा है कि 5 बक्सों का वजन 30, 40 और 70 और 90 किलोग्राम है, तो निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। ऐसा प्रश्न आपको जो इससे पहले की क्लास में एक क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है, तो आपको बताना है कि इनमें से किस बक्से का वजन क्या नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखें तो 4 3 7, 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 4 11, इसको जोड़ा जाए तो 7 और 4 11 और 110 और 90, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200। तो 200 तो होगा, एक ये आपका बनेगा। इसके बाद ध्यान से देखेंगे तो 7 और आगे ध्यान से देखेंगे तो इसको और जोड़ के देख लीजिए, इसको हमने जोड़ लिया। इसके बाद देखिए 7 3 10, 190, तो 190 भी हो जाएगा, क्योंकि इसको और इसको जोड़ोगे तो 7 3 10, 190 किलोग्राम ये भी होगा। और इसके बाद एक और आपको देख लेना है, तो 7 4 11, तो यहाँ पर और एक 9 7 16 और 40 210 ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 180। तो 180 किलोग्राम यहाँ पर नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसका जो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है, 270, एक सेकेंड, 270 इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। तो 7
310 210 180 किलोग्राम ना, 180 किलोग्राम नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा 180 तो होगा ना। देखो यहां पर अभी हमने जोड़ा था तो 7 4 11 11 9, ठीक है ठीक है ठीक है, वही वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा तो 180 भी होगा, 190 भी होगा और 200 भी होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। 210 किलोग्राम का संयोजन आपका नहीं बन पाएगा। तो इनको सबको 3 करके जोड़ना था, तो 9 7 16 160, तो ये यहाँ पर आपके जो है चीजें आसानी से चली जाएंगी। तो कौन सा नहीं हो सकता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फिर से उसी प्रकार का प्रश्न आ गया। कह रहा है कि 5 बक्सों का वजन 30 40 50 70 और 90 किलोग्राम है, तो निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है। इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है नहीं जाएगा, 1 में 2 में 3 में या फिर 4 में। तो चलिए इसको कोशिश करके बताएं किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो एक बार डिटेल से अगर करने का प्रयास करें तो यहाँ पर 40 को और इसके बाद 50 को और इसके बाद 70 को अगर जोड़ेंगे तो 7 5 12 4 16 और इसके बाद यहाँ पर तो इनको सबको जोड़ेंगे तो एक एक करके अगर जोड़ेंगे तो आंसर आपको क्या करेगा, आसानी से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है चलना है। तो चाहे एक काम ये भी कर सकते हैं हम लोग जो है, एक बार सबको एक साथ जोड़ लो। पहले यहाँ पर 30 को जोड़ लो, 40 को जोड़ लो, 50 को जोड़ लो, 70 को जोड़ लो और 90 को जोड़ लो। पहले एक बार सबको टोटल संयोजन निकाल के देख लो। तो अगर इनको सबको जोड़ोगे तो टोटल इनका योगफल कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 9 7 16 16 5 21 और 21 और 4 25 25 और 3 28, ये कितना निकल कर आएगा 280 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर जब 280 आया है तो इस संयोजन के बारे में आपको ध्यान से देखना है और बताना है। तो दोस्तों अगर 280 में अगर हम यहाँ पर इस 30 को घटा दें तो 280 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 250, एक तो 250 का संयोजन बनेगा। इसी प्रकार से 280 में अगर हम 40 को घटा दें तो कितना बनेगा 240 का संयोजन बनेगा। इसी प्रकार से 280 में अगर हम 50 को घटा दें तो यहाँ पर कितना बनेगा 230 का संयोजन बनेगा, है ना। इस प्रकार से चीजें आपकी जो है यहाँ पर आगे बढ़ती रहेंगी। तो आगे इसी प्रकार से आपको जो है बढ़ना है। इसी प्रकार से आपको जो है 280 में अगर हम कितना घटा दें 70 को घटा दें तो यहाँ पर 210 का संयोजन बनेगा। इसी प्रकार से 280 में अगर हम 90 को घटा दें तो 280 में 90 को घटाएंगे तो कितना बनेगा 190 का संयोजन बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 30 40 50, तो यहाँ पर 80 में 50 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 230, 40 घटाएंगे 240 250। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आपका मिलेगा। तो यहाँ पर इसका देखो, यहाँ पर हमने क्या क्या संयोजन निकाल लिया, 100 यहाँ पर 190 का संयोजन मिल गया है हमको, 210 का संयोजन मिल गया है, तो 210 का मिल गया, 190 का मिल गया। अब यहाँ पर 220 और 200 का संयोजन बचा है। तो 220 और 200 को संयोजन की बात करें तो 30 और 50 कितना होता है, तो अगर 280 में अगर हम 30 और 50 को अगर हम जोड़ दें तो 30 और 50 को अगर जोड़ दें 5 3 8 होता है। तो 280 में अगर हम 80 घटा दें तो यहाँ पर 200 का संयोजन बनेगा और 200 का संयोजन ये है, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बी, तो ये भी संयोजन बनेगा। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड में जाएगा। देखिए संयोजन वाले प्रश्न कुछ अलग प्रकार की फीलिंग्स आपको दे रहे होंगे, तो इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि इन तीन का जो है पेयर बनाना होता है संयोजन के लिए। तो 3 का पेयर बनाएंगे और ये देखेंगे कि योगफल इनका जो आएगा वो किस संयोजन के बराबर है, और जो योगफल नहीं मिलेगा जोड़ने पर वही संयोजन किलोग्राम में नहीं हो सकता है। ये बस आपको यहाँ पर चेक करना था। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 25 40 अथवा 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामलों में 13 हो। बताओ भाई, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 25 40 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामले में 13 होती है। भी मैथ के क्वेश्चन आज आपको ज्यादा मिल रहे हैं, तो 4 का आंसर बताएंगे किसमें से क्या आएगा। तो चलो कोशिश करो भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 25 40 56 का पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 25 का और 40 का और 56 का आप पहले इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है,
एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकाल के बताओ भाई, 25, 40, 56 का एलसीएम कितना आएगा? चलो कोशिश करो। तो जब 25, 40, 56 का एलसीएम निकाल लोगे तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामलों में 13 होगा। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो 5 से डिवाइड कर लो, चाहे 5 से बेसिक तरीके से कर लो और चाहे जो ऐसे कर लो। कोशिश करो भाई, इनका एलसीएम कितना आएगा? 25, 40, 13, 56, इनका एलसीएम आएगा 1400। इनका एलसीएम कितना आएगा? 1400। ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 25, 40, 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामले में 13 बचे। ठीक है, तो यहां पर 13 शेषफल लाना है। तो 1400 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो 1400 में 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1413। तो 1413 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 शेषफल बचाना है। तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने 4 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताया होगा उन सब, क्योंकि शेषफल लेना है भाई। तो अगर कोई 1400 है वो 25 से 40 से और 56 से पूर्णतः डिवाइड है। तो 1400 25, 40, 56 से पूर्णतः डिवाइड है। तो जो 13 जो शेषफल लाना है तो एक्स्ट्रा 13 होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा 13 जोड़ देंगे, 1413 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो यहाँ पर क्या करेगी? इस पे भाग देंगे, 25 से भी देंगे, 40 से भी देंगे और 56 से भी देंगे। तो रिमाइंडर जो शेषफल होगा वो आपका कितना बचेगा? यहाँ पर 4 का पहला वाला आंसर जाएगा 1413। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 कह रहा है त्रिकोण है, विषम बाहु त्रिकोण है, समकोण त्रिकोण में आपको संबंध बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहां पर आप सबको पता हो जो त्रिकोण है तो विषम बाहु त्रिकोण और समकोण त्रिकोण दोनों जो है त्रिकोण का पार्ट होंगे। तो विषम बाहु त्रिकोण और समकोण त्रिभुज में आपको जो है कुछ पार्ट देखना है। तो कुछ विषम बाहु त्रिकोण जो होते हैं वो समकोण त्रिभुज होते हैं, कुछ समकोण त्रिभुज विषम बाहु होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। तो अगर आप लोगों ने 5वें का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या बताया, त्रिकोण तो दोनों का पार्ट है। विषम बाहु भी एक त्रिकोण है, समकोण भी एक त्रिकोण है, लेकिन विषम बाहु त्रिकोण कुछ समकोण त्रिकोण और कुछ समकोण त्रिकोण विषम बाहु त्रिकोण। तो इसका जो आंसर होगा वो किसमें जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरे में। ये वाला मत बना दीजिएगा भाई कि विषम बाहु में समकोण में कोई रिलेशन नहीं तो सेकंड वाला जाएगा। सेकंड वाला गलत है, पहले के तो होने कोई चांसेस ही नहीं है, चौथे के होने कोई चांसेस ही नहीं है। तो आपको दूसरे और तीसरे में डाउट हो सकता था, तो मैंने बता दिया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि निम्न आरेख अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। कह रहा है कि यहाँ पर अंग्रेजी, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषयों की परीक्षा के लिए 500 प्रत्याशी हाजिर हुए हैं। टोटल प्रत्याशी कितने हाजिर हुए हैं? 500। फिर कह रहा है कम से कम 2 विषयों में फेल होने वाले प्रत्याशियों का प्रतिशत आपको बताना है। बताओ भाई, कम से कम 2 विषयों में फेल होने वाले प्रत्याशियों का प्रतिशत बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा? कह रहा है कि निम्न आरेख अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या। तो जो अंग्रेजी में जो फेल हुई, हिंदी में जो फेल हुई, जो गणित में फेल हुई, उनकी सबकी संख्या बता रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रतिशत निकाल कर बताना है। तो चलो कोशिश करो। उसने कहा है कम से कम 2 विषयों में फेल होने वाले। तो कम से कम 2 का मतलब होता है कि 3 को भी आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 ये हो जाएगा, प्लस 12 और प्लस 12 और प्लस कितना हो जाएगा? 5 ये निकल कर आएगा। तो 12 12 कितना हो गया? 24 24 10 34 34 और 5 कितना हो जाएगा? 39। तो 39 आया। तो यहाँ पर 2 विषयों में कम से कम 2 विषय। तो कम से कम 2 विषय का मतलब होता है कि 2 से कम नहीं होना चाहिए, जो अधिक होगा चलेगा। तो अधिक क्या था? 3 सब्जेक्ट में फेल होने वाले, उसको हम ले लिए। 39 आया। तो ये हो जाएगा 39 बटे टोटल विद्यार्थियों की संख्या 500 और गुणे कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 सते 35 और 5 40। तो 7.8% निकल कर आएगा। और 7.8 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 6वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। और जिन बच्चों ने 6वें का ऑप्शन नंबर 4 बताया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा था कि कम से कम 2 विषयों में, और कम से कम का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि एट लीस्ट का मतलब होता है कि 2 विषय का मतलब है कि 2 से कम नहीं होगा। जैसे आप बोलते हो ना, कम से कम मुझे 2 टॉफी तो चाहिए भाई, मतलब कम से कम आपको 2 चाहिए। जो ज्यादा मिलेगा तो आप इंकार नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 विषय में तो जो फेल होंगे, जो ज्यादा फेल होंगे उनको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। 7 को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि 7 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। कह रहा है कि स्थिति पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है।
इसका मतलब है उसने कहा कि स्थिति पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि यहां पर 1 और 2 में से आपको जो है बताना है कि इनमें से कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात असत्य होगी। बताओ भाई, 1, 2, 3, 4 में से किसमें आपका आंसर जाएगा। तो एक कथन है तो कह रहा है कि स्थिति पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई कंडीशन अगर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता की बात करता है तो इसका मतलब है कि स्थिति तो गंभीर है भाई। तो उसने कहा कि स्थिति गंभीर है, तो बिल्कुल भैया स्थिति गंभीर है तभी तो तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है, तुरंत कार्यवाही संभव है। अब आपको ये बताना है कि तुरंत कार्यवाही संभव है कि नहीं। तो स्थिति पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता तो है, लेकिन अब तुरंत कार्यवाही संभव है कि नहीं है इस बात की उसने कोई जानकारी हमको नहीं दिया है। तो अपने मन से नहीं सोच लेंगे कि उसने कह दिया है तो हाँ संभव हो पाएगा, क्योंकि भाई बहुत बार चीजें ऐसी होती हैं कि वहां पर कोई भी चीज हो तुरंत कार्रवाई संभव नहीं हो पाती, कार्रवाई करने में थोड़ा समय लग जाता है। मान लो कोई जैसे भी बालासोर में घटना हुआ तो ज्यादातर तुरंत वहां पर संभव था, मतलब कार्रवाई की तुरंत संभव थी जितना जल्दी हो सके, लेकिन कार्रवाई करते कर तुरंत तो संभव नहीं हो पाया होगा, लेकिन तुरंत जरूरी नहीं होता किसी चीज को। तो यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट वाले में जाएंगे और सेकेंड वाले में नहीं जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, फर्स्ट वाले में। और अगर आपने 7वें का फर्स्ट वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। कह रहा है कि ओडिशा अब भी एक अविकसित राज्य है। बताओ भाई, स्टेटमेंट बोल रहा है कि ओडिशा अब भी एक अविकसित राज्य है। सेकंड कह रहा है कि गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी समस्या हल नहीं हुई है। ओडिशा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है, यह ईश्वर की इच्छा है। अब बताओ भाई, किसी भी चीज को करने के लिए अगर ओडिशा एक अविकसित राज्य है, वहां पर गरीबी बेरोजगारी की समस्या है तो ईश्वर की इच्छा होती है क्या? तो ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है। तो सेकंड वाला तो मैंने आपको पहले ही गलत कर दिया है। अब आपको फर्स्ट वाले में सोच के बताना है कि फर्स्ट वाले में से कौन सी बात सही होगी और कौन सी बात गलत होगी। कह रहा है ओडिशा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है। अब भैया वो अशिक्षित राज्य है, वहां पर गरीबी बेरोजगारी है, तो वहां संवेदनशीलता की क्या बात है? संवेदनशीलता का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो इसको भी लेकर, क्योंकि संवेदनशीलता वहां पर कह रहा है कि पर्याप्त नहीं है। भैया कोई भी राज्य होगा तो वहां संवेदनशीलता तो होती ही होती है अपने लोगों के प्रति। तो यहां पर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। तो 8वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, 4 में। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो देखो आप समय इतना नहीं है। अगर अभी भी आप स्लो चलने की आदत है तो फिर गलत है, क्योंकि हर समय स्लो नहीं चल सकते। क्योंकि एग्जाम में अगर आपने समय को मैनेज नहीं किया तो कितना भी आप मेहनत कर लो, अगर आप पूरे क्वेश्चन टच नहीं कर पाते हो तो वैसे भी आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। ये बात आपको ध्यान देना है। तो आने के साथ साथ में एक समय ऐसा होता है जहां पर हमें स्पीड में भी काम करना पड़ता है। तो अगर अभी भी अगर आप स्पीड पे काम नहीं करते हो, वही जैसे आप यहाँ पर काम करोगे वैसा दिमाग आप सोचने लगता है, और वही आपका दिमाग जिस प्रकार से करोगे आगे भी वहां पर एग्जाम में भी काम करेगा। वहां आप तेज करने का प्रयास भी करोगे, तेज काम नहीं करेगा, बहुत ज्यादा जल्दी करोगे, प्रश्न गलत हो जाएगा। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे किसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन तो ये भी अच्छा है। कह रहा है कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों को 2 वर्गों में दर्शाया गया है, जैसा कि दिए गए आव्यूहों में है। आव्यूह फर्स्ट स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4, आव्यूह सेकंड की 5 से 9। इन आव्यूहों में से अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए x को 3 0 या 4 1 लिखा जाता है और g को 5 7 8 7। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स आप सबके सामने। तो देखो यहाँ पर उसने बोला है कि x को 3 0 और 4 1। उसने बोला है कि x को 3 0 और 4 1 कैसे चलना है, पहले ये चेक कर लो। तो 3 0 में देखो x है क्या, तो 3 0 में x है और 4 1 में भी x है। तो मतलब आपको पंक्ति से स्तंभ की ओर चलना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे उसने ये बोला था कि यहाँ पर बोला g को 5 5 और 8 7। तो g को बोला है 5 5 और 8 7 बोला है, तो 5 5 में देखो g मिलेगा और 8 7 में भी आपको g मिलेगा। तो कह रहा है कि उदाहरण के लिए यहाँ पर अब प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि रग्बी को के लिए समूह को पहचानना है। तो RUGBY, तो RUGBI को समूह को पहचानना है। आप ये देखो कि y के लिए क्या, देखो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 5 अक्षर हैं, 5 हर ऑप्शन में कोड होगा। पहले वाले का पहला कोड होगा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, इस प्रकार से होता है। अब आपको यहाँ पर पंक्ति से स्तंभ में रो टू कॉलम चेक करना है। तो देखो y के लिए 7 5, देखो 7 5 में y है क्या, तो 7 और 5 में यहाँ पर क्या है, l है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत, ये तो सही नहीं हो सकता।
अब देखो 0 1 में, तो 0 और 1 में क्या है, n है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी सही नहीं हो सकता। अब इसके बाद यहां पर एक बात तो बताएं, y तो यहां पर कहीं है भी नहीं है ना, y तो किसी भी ऑप्शन में है भी नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ये यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। y किसी ऑप्शन में है क्या, हाँ ये है, यहां पर y है तो अब देखो 2 0 में, तो यहां पर क्या है 2 0 में, तो 2 0 में y मिल रहा है, ये बात सही है। अब इसके पास 7 9 में देख लो, तो 7 और 9, तो 7 और 9 में क्या है, h है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये वाला गलत हो गया, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आंसर आएगा इसका वो तीसरे में जाएगा, क्योंकि y का कोड सिर्फ यहीं पर ही दिया हुआ है और कहीं पर दिया ही नहीं हुआ। देखिए होता क्या है, ज्यादातर मैट्रिक्स बहुत आसान होता है, देखने में बड़ी जरूर होती है, लेकिन जितना बड़ा होता है उतना ही ये प्रश्न इसके क्या होते हैं, आसान होते हैं। तो कुछ का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएगा। तो मैट्रिक्स आप लोगों को आता होगा, अगर मैट्रिक्स नहीं आता है तो इसके बाद जो है एसएससी में ज्यादा मैट्रिक्स पूछता है, तो मैं एक क्लास इसकी कंप्लीट करवा दूंगा, सिर्फ मुझे आधा घंटा का समय लगेगा, आधे घंटे में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ भाई। करा कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों पर विचार करें और ये ज्ञात करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये तो क्वेश्चन आसान है, इसको तो आप लोग आसानी से कर सकते हो बगैर किसी प्रॉब्लम की। कोशिश करें और बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न कह रहा है कि सभी महिलाएं फूल हैं, तो जितनी भी महिलाएं हैं, यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी की सारी क्या है, फूल हैं। और फिर क्या बोल रहा है कि सभी फूल तोते हैं, तो जितने भी फूल हैं वो सारे के सारे क्या है, तोते हैं, तो सभी फूल तोते हैं। अब निष्कर्ष की बात कर रहा है कि सभी महिलाएं तोते हैं, तो जितनी भी महिलाएं सारी की सारी तोते हैं, सभी तोते महिलाएं हैं, तो सभी तोते महिलाएं हैं, ये बात क्या हो जाएगी, गलत। तो इसमें से जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो 10वें का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, फर्स्ट में। और अगर आपने 10वें का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या पूछने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे आप लोग, क्या आएगा। तो यहां पर बोल रहा है कि 861 का रिलेशन जो 123 के साथ है, तो 2352 का रिलेशन किसके साथ बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ लें और बताएं कि 11 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग किस में जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन वो उतना बड़ा नहीं कि जिसका आंसर आप लोग ना कर पाओ, तो कोशिश करेंगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो 861 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि 123 मिल जाए, ये आपको सोचना है। तो 868 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर आपको 123 मिल जाए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ 7 से डिवाइड कर दें तो 7 एक नम 7, 7 दूना 14 और 7 त्रिका 21। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिका 21 आएगा। यहाँ पर 7 त्रिका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 4 और 7 छंग 42, तो 336, और 336 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 11 का पहला वाला बताया होगा तो आंसर सही होगा। तो सीरीज का क्वेश्चन था और सीरीज के क्वेश्चन करना सदैव एक चैलेंज होता है कि अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर सीरीज आपको तुरंत पकड़ में नहीं आती है तो ज्यादा समय न बर्बाद करें, क्योंकि एक सीरीज आपका कितना समय खा जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप जो 1-2 बार में पकड़ में आती है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो और लास्ट में अगर आपके पास समय मिलता है तो उसमें पर्याप्त समय आप दें, और अगर नहीं मिलता है तो फिर इसको आप उसमें परेशान ना हो। तो 11 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। ये क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, क्या बोल रहा है कि अगर काम में आपकी गलती कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपको बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। बताओ भाई, उसने कहा कि अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है, संगठन को, स्पेशली आपकी बात नहीं है, तो संगठन को नुकसान होता है तो आपको बेहतर दृष्टिकोण के तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। बताओ, बीमार पड़ना, किसी सहकर्मी पर दोष डालना, जिम्मेदारी लेना और इसी बड़ी समस्या बनने से पहले हल करना, या गलती छिपाने के लिए झूठ बोलना। अब तो बात तो समझ में आ ही गई होगी कि आपका दृष्टिकोण क्या होगा। तो एक जो दृष्टिकोण आपका होगा वो पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा, सदैव आपका पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे गलती हो गई है तो जिम्मेदारी लेंगे और इसे बड़ी समस्या बनने से पहले इसका हल निकालेंगे। जो आपसे गलती हुई है उसको सुधार करने का आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। एक यही तो करेंगे, अगर आप किसी संगठन में, कंपनी में अगर काम करते हो तो आप यही काम करोगे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम को दर्शाता है। इसमें से आपका सार्थक क्रम बताना है। तो सप्ताह, महीना, दिन, मिनट और वर्ष। बताओ सबसे पहले इसमें क्या आएगा।
ये तो आप लोग कर ही दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ भाई क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, मिनट होगा। क्या होगा, मिनट होगा। तो यहाँ पर भी है, मिनट के बाद क्या आएगा आपके पास, मिनट से आपका क्या होगा, यहाँ पर दिन आएगा। तो यहाँ पर तीसरा वाला, यहाँ पर दोनों में से ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। और इसके बाद दिन के बाद क्या आएगा आपका, सप्ताह। दिन के बाद क्या आएगा, सप्ताह। तो पहला वाला इसमें, तो ये भी गलत हो गया। और इसके बाद सप्ताह के बाद क्या आएगा, महीना, दूसरा वाला, ये दूसरा वाला। और सबसे लास्ट में जाएगा वर्ष, तो इसका आंसर होगा तीसरा। तो 13 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। और अगर आपने 13 का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। 13 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। करा कि दी हुई श्रेणी पूर्ण करने हेतु सही संख्या का चयन करके बताना है। करा कि अगर इस श्रेणी को पूर्ण करना है तो इसकी सही संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो 2, 10, 30 क्वेश्चन मार्क और 130 बताओ भाई। तो 2, 10, 30 क्वेश्चन मार्क और 130 इस प्रकार से चीजें जा रही हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये सीरीज को आपको सर्च करना है। तो 2 में ऐसा क्या किया जाए कि 10 मिल जाए, 10 में ऐसा क्या किया जाए कि 30 मिल जाए। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। तो चलो कोशिश करो भाई, क्या किया जा सकता है यहां पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस है, आप सब देख सकते हैं। और 30 में 10 घटाएंगे तो 20 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 12 का, तो तो 12 का, तो यहाँ पर आपका डिफरेंस जो आएगा 18 का। और यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा 24 का। तो ये जो डिफरेंस होगा +6 का और +6 का। तो 20 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 10, 30, 38। तो यहाँ पर जो आएगा आपका 38 आएगा, 30, 30, 60 और 8, 68 आएगा। 68 कहाँ जाएगा, सेकेंड वाले में। 68 कहाँ जाएगा, सेकेंड वाले में। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा इस प्रकार से चीज़ों को आपको लेकर चलना होगा, ठीक है। 18 से 24, 8, 4, 12। तो यहाँ पर आएगा 8, 4, 12 और 3, 2, 5 और 1, 6। तो 8 और 2, 10, 6, 6, 12 और 1, 13, ठीक है। तो 8, 20, 38 और 62, तो यहाँ पर 68 आएगा। और 68 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। तो 14 का जो आंसर होगा वो सेकेंड में जाएगा। और अगर आपने 14 का सेकेंड वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका तभी सही हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आपका सीरीज का अच्छा था। देखो एक सीरीज अगर यहाँ पर और होती तो आसानी से पकड़ में आता, तो सीरीज कम थी इस वजह से पकड़ में थोड़ा सा मुश्किल हो। तो 14 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज आपके परिचय में शामिल नहीं होना चाहिए, बताओ। उसने बोला है कि जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए। आपकी भूमिका या शीर्षक, आपकी पसंद और नापसंद, आपका व्यवसाय, व्यापार या उद्योग, आपके व्यवसाय या संक्षिप्त विवरण। बताओ भाई, आप व्यवसायिक रूप में किसी से मिलते हैं, बिजनेस के रूप में, ठीक है। आप ओरली नहीं कि अपने दोस्त से मिल रहे हैं, अपने परिवार या रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। और आपको व्यवसायिक रूप से बात कर रहा है। तो इसमें से अगर आप व्यवसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो बताइए आपका जो है वहां पे कौन सी चीज शामिल नहीं करेंगे। आपकी भूमिका और शीर्षक, ये तो भाई बनता है। आप अपनी भूमिका को बताएंगे कि आप क्यों मिल रहे हैं, शीर्षक बताएंगे कि व्यवसाय से मिलने का कारण बताएंगे। आपकी पसंद और नापसंद, तो पसंद और नापसंद ये आप वहां नहीं कर सकते क्योंकि आप बिजनेस के रूप में मिल रहे हो। आपकी क्या पसंद है क्या नापसंद, उससे क्या मतलब, तो बिजनेस से रिलेटेड बातें करोगे ना आप। तो आपका व्यवसाय क्या है तो बताओगे ही, व्यापार और उद्योग के बारे में बात करोगे, आपके व्यवसाय और संक्षिप्त विवरण दोगे। तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन आपकी ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो 15 का जो आंसर होगा आपकी पसंद और नापसंद से रिलेटेड, जब व्यवसायिक रूप में चीजें होती हैं तो वहां पर आप जो है नहीं करोगे। ब्याह थोड़ी हो रहा है, अगर शादी ब्याह होगा तो वहां पर आपकी पसंद और नापसंद जुड़ेगी, लेकिन जब आप व्यवसायिक रूप में जुड़ोगे तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी हिंदी आरो स्टैटिक जीके और पेट की संपूर्ण अध्ययन सामग्री, प्रैक्टिस सेट, वीडियो, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी दी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ और 16 का आंसर आप बताओगे क्या आएगा। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन करके बताइए। तो कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर सही संख्या इसमें से क्या हो जाएगी, 5, 15, 65 और 255 में से इसमें से क्या आएगा।
अगला जो आपका क्वेश्चन मार्क होगा, जो अगली संख्या जो आपसे पूछ रहा है उसके बारे में आपको यहां से निकाल कर बताना है। तो चलो कोशिश करो और बताओ भाई किसका सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर यहां पर कर पाते हैं। तो 5, 15, 65। कोशिश करो और बताओ किसका सही आंसर क्या होगा। तो सीरीज ये भी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे, कोशिश करेंगे तभी आप लोग वहां तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा ये पकड़ में नहीं भी आ सकती है, ये आपको ध्यान देना है। तो 15, तो 15 कैसे आएगा? तो देखो यहां पर कैसे करें, ये आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 5 मिलेगा। बोलो 5 जो है 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे 5 मिलेगा। और 15 में अगर हम 4 का स्क्वायर और -1 कर दें 15 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 65 कैसे मिल सकता है? अगर यहां पर 8 का स्क्वायर और क्या करें +1 कर दें, तो पहले +1 -1 +1, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 के स्क्वायर -1, 16 के स्क्वायर कितना होता है 256, और 256 में 1 घटाएंगे 255, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना आएगा 32, और 32 के स्क्वायर +1, 32 के स्क्वायर कितना होता है 1024, और 1024 में 1 जोड़ेंगे तो 1025 आंसर आएगा। और 1025 कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में। गजब का क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। 16 का आंसर किस में जाएगा दोस्तों? 4 में जाएगा। 16 के बाद चलेंगे 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ भाई। 17 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची की प्रवृत्ति का अनुकरण करेगा? तो दोस्तों देखो यू, तो यहाँ पर ओ यू यू, तो यहाँ पर 2 यू हो गए, 2 ओ हो गए, यहाँ 3 ओ, यहाँ 3 ओ, तो बारी किसकी है? 4 ओ की। तो 1 2 3 4, 1 2 3 गलत, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही, 1 2 3 गलत, 1 2 3 गलत। तो किसका आंसर क्या होगा? सेकेंड वाले में। तो 17 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले, क्योंकि ओ की संख्या को राइट और लेफ्ट में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो पहले यहाँ 1 1 था, फिर 2 2, फिर 3 3, तो बारी किसकी थी? 4 4 की, सीधी सी बात है। और ये किस में बता रहा है? सेकेंड वाले में बता रहा है। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? सेकेंड वाले में जाएगा। 17 के बाद चलेंगे 18 में। 17 के बाद चलेंगे 18 में। कह रहा है कि एक कथन के बाद 2 धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं, तय करें कि धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित होगा। तय करके आपको बताना है कि धारणाओं में से कौन सा कथन में निहित होगा। कथन क्या बोल रहा है कि स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है। अभिभावक शिक्षक बैठक में बोलते एक अभिभावक। बिल्कुल, मान लो अभिभावकों की स्कूल में मीटिंग हुई होगी, अभिभावकों की मीटिंग स्कूल में बुलाई जाती है ना, तो उन्होंने अभिभावक ने, एक जो अभिभावक थे, तो शिक्षक बैठक में बोलते एक अभिभावक, अभिभावक ने क्या बोला कि स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है। कि भैया आप वहां पर शीतल पेय की, मतलब शीतल पानी की अगर पेय के लिए अगर उसकी बिक्री मशीन लगाते हैं कि पानी पी के खरीदिए, तो एक ये बुरा विचार है, ये आपको बताना है। एक बुरा विचार है, ये उचित नहीं है। धारणाएं क्या करें? उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा। ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं जिससे छात्र कैंपस में शीतल पेय खरीद सके। बताओ भाई इनमें से कौन सी बात से आप लोग सहमत होंगे? तो यहां पर 1 से 2 से, तो उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा। बताओ भाई। तो दोस्तों यहां पर उसने क्या बोला कि स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है। क्यों बुरा विचार है? क्योंकि उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिक्री मशीन लगा देंगे तो उपभोग का पेय बढ़ेगा। ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं जिससे छात्र कैंपस में होने वाले शीतल पेय पदार्थ को खरीद सके। भाई किसी भी चीज के लिए कोई एक तरीका नहीं होता है, सदैव 2 तरीके होते हैं। तो केवल फर्स्ट अंतर निहित होगा और ये बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत। तो 18 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाले में जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने का कोई एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है, ये बात आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची की प्रवृत्ति का अनुकरण करता है, ये आपको बताना है। बताइए इनमें से कौन सा पद इसका अनुकरण करेगा।
तो देखो यहाँ पर क्या है कि वी एन है, एन एन है, फिर वी एन 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 वी हो गया, एक वी को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, फिर वी एन एन वी और एक वी और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो यहाँ पर वी एन एन और वी 3 बार हो जाएगा। तो ये हो गया वी एन एन और वी 3 बार, ये वाला सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो 19 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाले में जाएगा, बी वाले में, सॉरी बी वाले में जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर पहले वी एन एन था, फिर यहाँ पर उसने क्या किया, एक बी को बढ़ाया, फिर यहाँ पर 2 बी को बढ़ाया और फिर यहाँ पर 3 बी को बढ़ा देगा। तो क्वेश्चन नंबर किस में जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड वाले में जाएगा। और अगर आपने 19 का सेकंड वाला किया है तो प्रश्न आपका सही। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ, कहा कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों में एक समूह में 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए, तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा इस नियम का पालन नहीं करता है। उसने क्या बोला, फिर से ध्यान से पढ़ो। उसने कहा कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों में एक समूह में 3 से अधिक स्वर नहीं होने चाहिए, तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा इस नियम का पालन करता है। 3 से स्वर नहीं हो, अधिक नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो पालन करेगा भाई। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी पालन करेगा, 3 से अधिक नहीं है। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी पालन करेगा, 3 से अधिक नहीं है। तो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 3 से अधिक होगा, ये पालन नहीं कर रहा। तो 20 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। और अगर आपने 20 का 4 वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो 20 का किस में जाएगा दोस्तों, 4 वाले में जाएगा। 20 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। यह आ गया 21, 21 को ध्यान से पढ़ लो। कथन कह रहा है कि सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं और कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं हैं, बताइए कि इनमें से कौन सा बात सत्य होगा और कौन सा बात असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से पढ़ लीजिए, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी बात जाएगी और कौन सी बात नहीं जाएगी, बताओ जल्दी से। चलो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दो कि क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग किस में जाएगा। तो पहले इसका आप वेन डायग्राम बना लें, वेन डायग्राम बना लेंगे तो आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारी की सारी क्या हैं, गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। ठीक, फिर बोला कि कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है। उसने बोला कि कुछ विद्यार्थी क्या है, प्रतिभाशाली नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रतिभाशाली नहीं है तो कुछ होंगे भी। तो कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है तो कुछ नहीं है तो कुछ होंगे भी। करा कि कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, तो ये आपको ध्यान देंगे। उसने बोला कि कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं, बताओ ये बात सही है कि गलत है। उसने कहा कि कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, तो कुछ तो यहाँ पर है तो ये बात गलत है। कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, तो कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, बात क्या होगी, सही हो जाएगी। तो इसमें से कौन जाएगा, सेकंड वाला, केवल सेकंड सही निकलता है। तो 21 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाले में जाएगा। और अगर आपने 21 का सेकंड वाला आंसर दिया होगा तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। 21 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 22। कथन कह रहा है कि कुछ सेब हरे हैं और दूसरा कह रहा है कि सभी हरी चीजें निरोग होती हैं। बताओ भाई, सभी हरी चीजें क्या होती हैं, निरोग होती है। तो इसका पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। सभी हरी चीजें निरोग हैं, तो डायग्राम ऐसे बनाओ, तो जितनी भी हरी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है, निरोग होती है। ठीक है, निरोग होती है। फिर बोल रहा है कि कुछ सेब हरे हैं, तो कुछ सेब क्या है, हरे हैं, तो सेब को आपको यहां पर लेकर आना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। कुछ सेब निरोग हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी सेब निरोग नहीं है, ये बात क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा फर्स्ट वाला, और ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 22 का जो आंसर होगा वो तीसरे में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 22 का तीसरा वाला आंसर किया होगा तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में। कहा कि कुछ ग्रामीण गरीब हैं और सभी गरीब अच्छे लोग हैं। तो कुछ ग्रामीण गरीब हैं और जितने भी गरीब हैं वो सारे के सारे अच्छे लोग हैं, तो इनमें से कौन सी बात सही होगी ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 23 का पहले इसका डायग्राम बना लो। उसने बोला कि कुछ ग्रामीण गरीब हैं, ठीक है, और सभी गरीब अच्छे लोग हैं। तो कुछ ग्रामीण जो हैं, कुछ ग्रामीण क्या हैं, गरीब हैं, यहां पर बनेगा। और सभी गरीब अच्छे लोग हैं, तो जितने भी गरीब हैं, जितने भी गरीब हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं। ये डायग्राम बनेगा।
अब क्या बोल रहा है कि कुछ अच्छे लोग ग्रामीण हैं, बिल्कुल बात सही है, कुछ अच्छे लोग ग्रामीण हैं, कोई भी ग्रामीण अच्छे लोग नहीं, बात गलत है। तो कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 23 का जो आंसर होगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। और अगर 23 का पहला वाला आप लोगों ने दिया है तो प्रश्न आपका निश्चित रूप से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे और 24 का आंसर बताएंगे। कथन क्या बोल रहा है? क्या आत्मरक्षा सीखना महिलाओं के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए? मतलब आत्मरक्षा सीखना महिलाओं के लिए अनिवार्य बनाया जाना नहीं, इससे इस बात का खतरा है कि वे इस कौशल का दुरुपयोग कर दूसरों पर धौंस जमाएंगे। हाँ, ऐसे वातावरण में जहां महिलाओं पर होने वाले घर्षण में वृद्धि हो रही है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण महिलाओं के लिए आवश्यक बन जाता है। आप बताओ भाई कि आप लोग इनमें से कौन सी बात के साथ जाना पसंद करेंगे? बताओ जल्दी से, आप कौन सी बात के साथ जाना पसंद करेंगे? उसने बोला है कि क्या आत्मरक्षा सीखना महिलाओं के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए? नहीं, कह रहा नहीं, इससे इस बात का खतरा है कि वे इस कौशल का दुरुपयोग कर दूसरों पर धौंस जमाएगी। धौंस जमाना भाई, मान लो जो आत्मरक्षा पुरुष सीखे तो क्या वो दूसरों पर धौंस जमाते हैं क्या? कानून कहां जाएगा फिर? सेकेंड वाला, हाँ, ऐसे ताकतवर वातावरण में जहां महिलाओं पर होने वाले घर्षण में वृद्धि हो रही है, घर्षण मतलब आपको जो है समझ सकते हैं, आत्मरक्षा का महिलाओं के लिए आवश्यक बन जाता है, बिल्कुल बन जाएगा। तो कहां जाएगा? सेकंड में। तो ये भी केवल तर्क सेकंड मजबूत है। तो 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? फर्स्ट में। और 24 का अगर आप लोगों ने फर्स्ट आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। दिए गए विकल्पों में से संबंधित चित्र को चुने। इसका रिलेशन जो इसके साथ है उसका रिलेशन किसके साथ जाएगा? यहाँ ऑप्शन गायब कर दिए गए हैं, तो इस प्रश्न को आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जब ऑप्शन ही नहीं है तो इतने बड़े तो विद्वान है नहीं है कि बगैर ऑप्शन के हम उसको बना सके। हाँ, यहाँ पर हम इसको समझ के कर सकते हैं कि इस कैटेगरी में जाएगा, लेकिन जब ऑप्शन नहीं तो इसको करने कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर आज आपके यहाँ पर 24 क्वेश्चन हो पाए, 25वां क्वेश्चन यहाँ पर मिसमैच है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को दोस्तों। और 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला को आज हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ ही चीज़ें जो है आपकी यहाँ पर हो चुकी हैं। तो मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सभी को।